हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो है हम आपके साथ में एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं जिसका नाम है ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स। बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट के अंदर भी, और आपको बेसिक नॉलेज इसका होना ज़रूरी है। जितने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे सारे आपको यहाँ पे मैं समझा दूंगा। कितने फैक्टर्स को आपको याद रखना है, क्या इनका मैकेनिज्म है, कितना ब्लीडिंग टाइम होता है, क्लोटिंग टाइम क्या होता है, कितना होता है, वो आपको सारा इसमें समझ में आ जाएगा। आज इस पैटर्न में ये लेक्चर इसलिए लिया जा रहा है ताकि आप इसके साथ में ही नोट्स बनाते जाएं। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ पहले आप समझना चाहें तो समझ लें, फिर इसको बाद में नोट डाउन कर लेना, या फिर साथ में लिखना चाहें तो साथ में लिखते रहें। तो स्टार्ट करते हैं ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स। इसमें मैकेनिज्म भी देखेंगे हम, और क्लोटिंग फैक्टर्स जितने भी हैं सारे हम देख लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, साथ का साथ आप लिखते रहना ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स की हम बात करें तो जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक एक पॉइंट वहीं से कवर किया जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा हमको देखने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इसे ध्यान से समझना। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्कवरी, डिस्कवर्ड बाय, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स जो थे किन्होंने डिस्कवर्ड किए, तो इसका आंसर जाता है मैकफॉर्लेन। याद रखना मैकफॉर्लेन, मैकफॉर्लेन एंड कलीग्स, उनके साथ के जो थे उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। मैकफॉर्लेन एंड कलीग्स, ये एक बार AIPMT में पूछा गया था, इसलिए इसको करना ज़रूरी है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये पूछा गया था इसलिए हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स की। टोटल अगर हम बात करें क्लोटिंग फैक्टर्स की तो 13 क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं। वैसे इतना डिटेल में ये नहीं पूछता है, पर पूछ ले, आपको बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, मैं आपको बता देता हूँ। तो एक टेबल सी हम यहाँ पे बनाएंगे, उसके साथ में आप ड्रॉ करते रहना, सारा आपको क्लियर हो जाएगा। 3 4 ठीक है, 13 फैक्टर्स हम देखने वाले हैं आज। देखो, इसकी कोई ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा भले आप चाहेंगे तो, पर इनको याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस कुछ फैक्टर्स पर्टिकुलर, जैसे 8th फैक्टर हो गया या फर्स्ट कौन सा होता है, ऐसे पूछ लिया जाता है तो उसे याद आपको रखना है। फर्स्ट फैक्टर की हम बात करते हैं। फर्स्ट फैक्टर हमारे पास में आता है फाइब्रिनोजन। फर्स्ट फैक्टर आता है फाइब्रिनोजन, ठीक है। फाइब्रिनोजन हमारे पास में है फर्स्ट फैक्टर, ठीक है। सेकंड फैक्टर की हम बात करें तो सेकंड फैक्टर जो होता है उसे बोला जाता है प्रोथ्रोम्बिन। क्या बोला जाता है? प्रोथ्रोम्बिन बोला जाता है। ये ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स है जो क्लोटिंग में रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। जो थर्ड फैक्टर हमारे पास में है, अच्छे से देखना, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन बोला जाता है, जो कि थर्ड फैक्टर है हमारा ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, ठीक है। फोर्थ फैक्टर की हम बात करें तो सिंपल है एकदम, Ca++ कैल्शियम, ठीक है ना। कैल्शियम जो है वो फोर्थ फैक्टर होता है ब्लड क्लोटिंग के, ठीक है। फिफ्थ फैक्टर की हम बात करें तो प्रो एक्सेलेरिन बोला जाता है इसको, फिफ्थ को बोला जाता है प्रो एक्सेलेरिन, ठीक है। सिक्स्थ फैक्टर जो होता है इसे बोला जाता है एसेलेशिन, बोल दिया जाता है इसमें, ठीक है ना। इसको वैसे आजकल काउंट नहीं किया जाता है, पर इसका नाम याद रखना है, एसेलेशिन बोला जाता है इसको, ठीक है। सेवन्थ फैक्टर जो होता है इसको बोला जाता है प्रो कन्वर्टिंग, प्रो कन्वर्टिंग, ठीक है। इनके नाम याद रहे तो रख देना, बाकी मैं बता रहा हूँ वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। प्रो कन्वर्टिंग बोला जाता है। जो एट्थ फैक्टर होता है ये इंपॉर्टेंट है, AHG। AHG स्टैंड्स फॉर एंटी हीमोफिलिक, एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन। सिंपल इसको ये बोला जाता है एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन, ये होता है एट्थ फैक्टर, ठीक है। नाइन्थ की हम अगर बात करें, नाइन्थ फैक्टर जो होता है इसे बोला जाता है क्रिसमस फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर, ठीक है, इसको बोला जाता है क्रिसमस फैक्टर। टेंथ हो गया हमारे पास में स्टुअर्ट फैक्टर, स्टुअर्ट फैक्टर बोला जाता है इसको, ठीक है। अब 11th जो है यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा गया था, ठीक है। 11th वाला जो होता है इससे बोला जाता है PTA। P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, 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 ठीक है। PTA प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। ये लास्ट वन सेकंड जो है हमारे पास में है हैगमैन्स फैक्टर, इसको बोला जाता है हैगमैन्स फैक्टर, ठीक है। और लास्ट वाला जो फैक्टर है हम इसे बोलते हैं, जो कि लास्ट फैक्टर है हमारा, इसे बोला जाता है FSH,
एफ, ठीक है। फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं इसको बेसिकली, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर इसे बोला जाता है, या इसी का एक और नाम होता है लेकी लोवेंड फैक्टर, ठीक है ना, इसी को बोला जाता है लेकी लोवेंड फैक्टर। तो ये हमने देख लिए जितने भी फैक्टर्स थे हमारे पास में, फर्स्ट से लेकर 13 तक इनके नाम हमने ये देख लिए। अब क्वेश्चन यहाँ से ऐसे नहीं पूछता है कि कौन से नंबर का फैक्टर है, आप ये बताओ उनको। क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि जो कि इसके कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं वहाँ पे हमको अच्छे फोकस करना है, ठीक है। एक तो ये वाला आप इसे याद रखो, नहीं रखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फर्स्ट के 3 तो याद रखना, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है ना, इन तीनों को याद रखना। AHG है जो इम्पोर्टेंट है, AHG। अब एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि ये जो फैक्टर है हमारे पास में 12th नंबर का, हैगमैन्स फैक्टर, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 12th फैक्टर जो है एक्टिव कैसे होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में है तो ये एक्टिव क्यों होता है, मीन्स एक्टिव क्या रीज़न होता है कि ये जो फैक्टर है हैगमैन्स फैक्टर ये एक्टिव हो जाता है। इसका सिंपली आंसर था फ्रिक्शन के कारण, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिकम्स एक्टिव ड्यू टू फ्रिक्शन, ये पूछा गया था पॉइंट, एम्स में भी ऐसे पूछे गए थे, बिकम्स एक्टिव ड्यू टू फ्रिक्शन, एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं ये जितने भी हमने फैक्टर्स देखे ना, देखो मैं थ्योरी भी आपके साथ में लिखता रहूँगा, आप साथ में नोट्स बनाते रहें, अच्छा रहेगा इससे, ठीक है। ये फैक्टर्स देख लिए, क्वेश्चन जहाँ से बताया वहीं से आएगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना आपको। देखो ये जो फैक्टर्स हैं ये बेसिकली लीवर के अंदर हमारे सिंथेसाइज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दीज फैक्टर्स जो है सिंथेसाइज्ड बाय लीवर, ठीक है। ये जो है लीवर के द्वारा सिंथेसाइज हो रहे हैं, ये क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमने देखा, प्रोथ्रोम्बिन देखा था जो कि सेकंड फैक्टर था, उसके सिंथेसिस के लिए कौन सा विटामिन रेस्पॉन्सिबल है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया नीट के अंदर। डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया नीट के अंदर। तो बात करते हैं जो विटामिन के होता है हमारे, विटामिन के, ठीक है। विटामिन के जो होता है इसकी रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायर्ड फॉर मेनली प्रोथ्रोम्बिन सिंथेसिस, ठीक है, मेनली प्रोथ्रोम्बिन सिंथेसिस। ये यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया था, प्रोथ्रोम्बिन सिंथेसिस, ठीक है। कुछ 2 पॉइंट्स में बताऊंगा, सिंपल एकदम वर्ड है कि इसका मीनिंग ये होता है, इसका मीनिंग ये होता है, एम्स में पूछा गया था इसलिए यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। देखो हम बात करते हैं, एक हमारे पास में होता है थ्रोम्बस और एक होता है एम्बोलस, थ्रोम्बस एंड एम्बोलस होता है, इन दोनों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। थ्रोम्बस जो होता है बेसिकली क्वेश्चन यहाँ से बनता है, थ्रोम्बस है स्टेबल क्लॉट, देखो क्लॉटिंग मीन्स क्या हो रहा है बेसिकली, ये देखो ये ब्लड वेसल्स जा रही है हमारी, ठीक है ना, ये ब्लड जा रहा है, यहाँ पे बाई चांस कोई इंजरी हो गई या फिर कट लग गया, सिंपली यहाँ से जो है ब्लड आउट हो जाएगा, पर कुछ टाइम के बाद, कुछ फिक्स टाइम के बाद में यहाँ पे क्लोट को बेसिकली थक्का जो हम बोलते हैं ना, फिक्स टाइम के बाद में यहाँ पे जो है क्लोट हो जाता है। अब इसका मैकेनिज्म पूरा जो होता है वो हमको आगे समझना है, ठीक है। तो बात कर रहे थे हम थ्रोम्बस की, जो कि एक स्टेबल क्लोट है इन ब्लड वेसल्स, ठीक है ना, ब्लड वेसल्स जो हमने देखी, वहाँ पे अगर स्टेबल क्लोट बन रहा है, स्टेबल, इस पे याद रखना है, स्टेबल क्लोट अगर बन रहा है तो थ्रोम्बस होगा वो। एम्बोलस जो होगा मूवेबल क्लोट होता है, एम्बोलस क्या होता है, मूवेबल क्लोट, एम्बोलस जो होता है मूवेबल क्लोट होता है इन ब्लड वेसल, ठीक है। ये आप समझिएगा कहाँ पे हो रहा है, ब्लड वेसल्स में होंगे क्लोट। एम्बोलस मूवेबल होता है, थ्रोम्बस स्टेबल होता है, ये कहीं मूव नहीं कर सकता है। एम्बोलस जो होता है बेसिकली मूवेबल होता है, मान लो यहाँ पे क्लोट हुआ तो ये यहाँ पे मूव कर सकता है, एम्बोलस ऐसा मूव नहीं करता है, ठीक है। तो समझ गई है। अब अगर हम बात करें ब्लीडिंग टाइम की और क्लोटिंग टाइम की, ये अगर मेडिकल लेवल पे इसको हमको डिटेल में पढ़ना होता है, पर यहाँ पे आप सिंपली ये याद रखना कि ब्लीडिंग टाइम की अगर हम बात करें, ठीक है ना, ब्लीडिंग टाइम, देखो जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही करेंगे, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो दिक्कत हमको ही होगी, समझने में दिक्कत आएगी। 1 से 3 मिनट जो होता है ब्लीडिंग टाइम होता है, और क्लोटिंग टाइम की अगर हम बात करें, ब्लीडिंग टाइम हो गया 1 से 3 मिनट, क्लोटिंग टाइम की बात करें तो 3 से 8 मिनट होता है। इसको अप्रोक्स हम बोल देते हैं 2 से 7, ठीक है ना, इसमें कोई अप्रोक्स लिया है, इनकी ये रेंज याद रखना, ब्लीडिंग टाइम और क्लोटिंग टाइम की, ठीक है।
अब हम बात करें कि देखो ब्लड क्लोटिंग और कोएगुलेशन दोनों एक ही चीज़ है। ब्लड क्लोटिंग या फिर कोएगुलेशन भी बोल दें हम इसको, कोएगुलेशन, कोएगुलेट हो रहा है, आपने केमिस्ट्री में देखा होगा सरफेस केमिस्ट्री के अंदर कोएगुलेशन वाला। तो ये ब्लड क्लोटिंग या फिर कोएगुलेशन का जो प्रोसेस चल रहा है बेसिकली ये जो है ये एक एंजाइम कैस्केड मैकेनिज्म बोला जाता है, ठीक है ना। देखो इसका एक मीनिंग आता है कि ये जो प्रोसेस चल रहा है इसको हम बोलते हैं हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस, होम्योस्टेसिस नहीं है यहाँ पे जो हम और चैप्टर्स में पढ़ते हैं, वो नहीं है, हीमोस्टेसिस है, ठीक है ना। हीमो, इस पे फोकस रखना आप, हीमोस्टेसिस। बस ये याद रखना कि ब्लड क्लोटिंग या फिर कोएगुलेशन जो है एक हीमोस्टेसिस प्रोसेस होता है। अब हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म की। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोएगुलेशन। अच्छे से पूरा डिटेल में फ्लो चार्ट में बताऊंगा, वो अच्छे से समझ लेना। नोट्स में आप व्यवस्थित तरीके से लिखना ताकि आपको रिवाइज करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो इनको अच्छे तरीके से मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे आप करते जाएं, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। देखो बात करते हैं, पहले तो बात कर लें मैकेनिज्म जो है ये एक होता है, मैकेनिज्म जो होता है ब्लड क्लोटिंग का ये एक एंजाइम कैस्केड मैकेनिज्म होता है, ठीक है ना। एंजाइम कैस्केड मैकेनिज्म ये याद रखना, एंजाइम कैस्केड मैकेनिज्म होता है ये ब्लड क्लोटिंग जो होता है, एंजाइम कैस्केड मैकेनिज्म, ठीक है ना। एंजाइम कैस्केड मैकेनिज्म होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट के अंदर, टेस्ट सीरीज में पूछ लिया जाता है। अब देखो कैस्केड का मतलब क्या हुआ, एक स्टेप वाइज प्रोसेस चल रहा है। फर्स्ट ये स्टेप हुई, इसके बाद में ये स्टेप होगी, इसके बाद में ये स्टेप होगी, ये हो गया कैस्केड। कैस्केड मीन्स आप ये समझ लो लेडर, लेडर फॉर्म में ये कुछ मैकेनिज्म चलता है। प्लस एंजाइम क्यों बोला गया है, इसमें एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है पूरे प्रोसेस के अंदर, इसलिए इसको बोला गया है एंजाइम कैस्केड मैकेनिज्म, ठीक है। इतना डिटेल में नहीं जाना, बस ये पॉइंट याद रखना है, एंजाइम कैस्केड मैकेनिज्म। देखो बात करते हैं क्या हुआ हमारे कि जो टिश्यूज़ थे, ठीक है ना, वहाँ पे कोई इंजरी हो गई, ठीक है। ये बात करो इंजरी हो गई या फिर डैमेज हो गया, ठीक है, कट लग गया है बेसिकली। ये देखो इंजरी या फिर कट हो गया, कहाँ पे हुआ, टिश्यू, टिश्यू में कट हो गया, वहाँ पे क्या हो गया, टिश्यू जो थे डैमेज हो गए, ठीक है ना, टिश्यू जो थे डैमेज हो गए। अब जब टिश्यू डैमेज हुए तो यहाँ पे जैसे ही ये प्रोसेस हुआ यहाँ पे टिश्यू जो है एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेगा, ठीक है। एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन यहाँ पे रिलीज हुआ, ठीक है। इधर ये प्रोसेस हो गया कि इंजरी हुई, टिश्यू डैमेज हुआ, एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन जो है रिलीज हुआ। इधर क्या हुआ, जो ब्लड वेसल थी जहाँ पे इंजरी हुई, ब्लड वेसल जो है वो रिलीज कर देगी एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन, एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन, ये याद रखना है ना। ब्लड वेसल जो है एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज कर रही है, जबकि टिश्यू जो है जो डैमेज हुए वो एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज कर रहे हैं। फाइनली आगे जाके हुआ ये कि एंडो और एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन जो थे ये दोनों कन्वर्ट हो गए थ्रोम्बोप्लास्टिन में, ठीक है ना। थ्रोम्बोप्लास्टिन में इनका कन्वर्जन हो गया, थ्रोम्बोप्लास्टिन कन्वर्ट हुआ। देखना बहुत इजी मैकेनिज्म है, पूरा याद हो जाएगा आपको ना। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो था, एंजाइम आए यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिनेज, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम या फिर थ्रोम्बोकाइनेज हम बोल सकते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है ना। ये एंजाइम यहाँ पे आ गया, एंजाइम कैस्केड मैकेनिज्म है। ये एंजाइम जब आया, जब इसने एंजाइम ने क्या किया, इस एंजाइम ने क्या किया देखना, जो प्रोथ्रोम्बिन था, प्रोथ्रोम्बिन जो था, प्रोथ्रोम्बिन, इसको कन्वर्ट कर दिया थ्रोम्बिन के अंदर, ठीक है ना। थ्रोम्बिन अगर किसी भी प्रोसेस के, ये देखो प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन से पहले प्रो लगा हुआ है इनएक्टिव के लिए, इनएक्टिव डिनोट्स, ठीक है ना। ये प्रो जो है इनएक्टिव डिनोट्स कर रहा है, थ्रोम्बिन जो है एक्टिव, ये हो गया एक्टिव। प्रोथ्रोम्बिन चेंज हो गया थ्रोम्बिन के अंदर, किसकी हेल्प से, प्रोथ्रोम्बोकाइनेज या फिर थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से, ठीक है। अब बात करते हैं थ्रोम्बिन एक्टिव जो था, इसने क्या किया, फाइब्रिनोजन जो था उसको कन्वर्ट कर दिया फाइब्रिन के अंदर, फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कर दिया इसने फाइब्रिन के अंदर, ठीक है। फाइब्रिनोजन तो जो है बेसिकली ये एक मोनोमर होता है, ठीक है ना, ये मोनोमर होता है। और इससे फाइब्रिन जो होते हैं ये पॉलीमर्स होते हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, पॉलीमर्स होते हैं जो कि एक वाटर सोल्यूबल, ठीक है ना, H2O सोल्यूबल होते हैं। ये इतना याद नहीं रखना है, पर आप मैकेनिज्म समझा रहा हूँ तो बता देता हूँ, ठीक है। एट लास्ट फाइनली क्या हुआ, ये जो फाइब्रिन बना, फाइब्रिन फॉर्म्स ए नेट लाइक स्ट्रक्चर, नेट लाइक,
या फिर मैश हम बोल सकते हैं इसको ना, मैश लाइक स्ट्रक्चर। क्या किया फाइब्रिन जो फॉर्म हुआ एट लास्ट, यहाँ पे कुछ ऐसा ये जाली के जैसा कुछ फॉर्मेशन हो गया है, ये देखो ये फॉर्मेशन जो हुआ, ठीक है। इसके अंदर क्या होंगे बेसिकली, इसके अंदर जो है डेड या फिर डैमेज जो कॉर्पसल्स थे हमारे, जो कॉर्पसल्स जो होते हैं सेल्स, डेड कॉर्पसल्स जो थे वो इसमें ट्रैप्ड हो जाएंगे, ठीक है ना, इसके अंदर फंस जाएंगे, ट्रैप्ड हो जाएंगे। और एट लास्ट रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश, ये याद नहीं रखें आप तो भी मैं बता दूंगा कहाँ से रखना याद, वो बता देख लेना आप, है ना। सीरम बोल सकते हैं इसे, इसे रहने दो आप। रेडिश ब्राउन कलर का एक क्लोट फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना, क्लोट फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया रेडिश ब्राउन कलर का। और फाइनली जो था, हमने क्या देखा था कि स्टेबलाइजिंग फैक्टर कौन सा था, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर जो था लास्ट वाला जो था 13 नंबर का, वो था फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, जिसको हमने FSF बोला था। तो यहाँ पे जो है बेसिकली क्लोट फॉर्म हुआ, ये लास्ट में कन्वर्ट हो गया स्टेबल क्लोट के अंदर, स्टेबल क्लोट के अंदर कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे किसकी हेल्प आई, यहाँ पे आया 13th क्लोटिंग फैक्टर, यहाँ पे देखो FSF। तो अब क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, और ये हमारा बन गया स्टेबल क्लोट। खत्म, मैकेनिज्म इतना सी था, हमने ये पूरा फ्लो चार्ट में देख लिया। अब आपको याद क्या रखना है, देखो टिश्यू ने तो एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज किया, ठीक है ना, एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज किया, एंडो किया ब्लड वेसल्स ने, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, कन्वर्ट हो गई है। ये जो है एंजाइम्स आपको याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लेता है ना, एंजाइम्स याद रखना है। फाइब्रिन जो है एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, फाइब्रिनोजन मोनोमर है, फाइब्रिन पॉलीमर है जो कि एक H2O सोल्यूबल पॉलीमर होता है। 13th क्लोटिंग फैक्टर एट लास्ट जो है क्लोट को स्टेबल करने में हेल्प करता है। बस इतना सी ये मैकेनिज्म था, इसे अच्छे से आप करके जाना, एक भी पॉइंट आपके नहीं रहेगा, इस टॉपिक से आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन बात कर लेते हैं कि नीट में क्या पूछा गया था। देखो कुछ 2-3 पॉइंट्स बताऊंगा, फिर ये बस आज के इसको एंड करेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं समझने का, है ना। देखो ब्लड क्लोटिंग, एक तो ये डायरेक्ट पूछ लिया गया था कि ब्लड क्लोटिंग जो है, ब्लड क्लोटिंग जो है बेस्ड ऑन एंजाइम कैस्केड मैकेनिज्म, एंजाइम कैस्केड मैकेनिज्म, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, इसे याद रखना। एक पूछ लिया जाता है कौन सा आयंस ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, तो Ca++ आयंस, ये आप अच्छे से जानते होंगे। कैल्शियम आयंस लिख देता हूँ, आप भी लिख देना, हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग, ठीक है ना, ब्लड क्लोटिंग, ये जो कैल्शियम आयंस होते हैं ब्लड क्लोटिंग में हेल्प्स करते हैं, ठीक है। अब एक बात करते हैं कि हमने जो क्लोटिंग फैक्टर्स देखे थे, क्या ये ऑलवेज इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं या फिर हमेशा एक्टिव रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। क्लोटिंग फैक्टर्स जो होते हैं बेसिकली इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं प्लाज्मा के अंदर, पर ये एक्टिव हो जाते हैं ब्लड क्लोटिंग के टाइम में, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लास्ट पॉइंट है, अच्छे से समझना। क्लोटिंग फैक्टर्स जो है, क्लोटिंग फैक्टर्स इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, इनएक्टिव मीन्स कोई एक्टिवेशन इनमें नहीं हुआ है, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर। पर एक्टिव कहाँ हो जाते हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ क्लोटिंग, एट द टाइम ऑफ क्लोटिंग, ठीक है ना, ये याद रखना बस। तो इस लेक्चर को हम आज एंड करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को ऑन कर देना, सो हम कोई भी नई वीडियोस या अपडेट्स होंगे आपके लिए रेगुलर अपलोड करते रहेंगे। आज हमने ये देखा ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म, इसके जो नोट्स होंगे आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगे। ज़्यादा अच्छा ये है कि जैसे मैं समझा रहा हूँ साथ के साथ आप लिखते रहें। अगर कुछ पॉइंट समझ में नहीं आया है या कहीं मैकेनिज्म में कुछ ऊपर नीचे हो गया है या मेरे से कुछ आगे पीछे हो गया हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसके रिव्यू दें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।